तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट संस्कृत है ये, और पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे हम लोग, जिसका ये पार्ट 1 है। पार्ट का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका, संस्कृत साहित्य में लेखिका। हिंदी क्या होगा इसका? संस्कृत साहित्य में लेखिका। इसका अर्थ ये हुआ कि इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्या लेखन के क्षेत्र में केवल पुरुषों का योगदान है? तो नहीं, लेखन के क्षेत्र में जितना योगदान पुरुषों का है उनके बराबर, उनसे कहीं अधिक महिलाओं का योगदान है। चाहे बात प्राचीन काल की हो, मध्यकालीन की हो या आधुनिक काल की हो, हर एक समय में महिलाओं ने अपना योगदान लेखन के क्षेत्र में दिया है, और उन्हीं से संबंधित सारे चीज़ों को इस पाठ में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे किताब में पेज नंबर 25, और ऊपर से सबसे पहले हेडिंग को समझते हैं कि किस चीज़ पे हम लोग इस चैप्टर को आज पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि समाजस्य यानम पुरुषः नारीभिश्च चलति। समाज जो है वो पुरुष और नारी, पुरुष मतलब समझ ही रहे हैं कि पुरुष जाति का बोध हो रहा है, और नारी यानी स्त्री जाति का बोध हो रहा है। तो ये जो समाज है जिसमें हम लोग रहते हैं, वो समाज पुरुष और नारी दोनों को मिलाकर चलता है। क्योंकि सबको पता है कि अगर समाज से किसी भी एक समुदाय को हटा दिया जाए तो आगे समाज का निर्माण हो ही नहीं सकता है। अगर हमारे माँ बाप हैं, अगर समझ लीजिए पिताजी ना हो तो एक माँ से कुछ नहीं हो सकता, और माँ ना हो तो पिताजी भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एक समाज का निर्माण जो है वो पुरुष और नारी दोनों के मिलने से चलता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो सकता है कि हमारा समाज किनके मिलने से चलता है? तो हम कहेंगे पुरुष और नारी के परस्पर सहयोग, मतलब बराबरी का जो सहयोग होता है उसके मिलने से ये समाज चलता है। फिर कहा जा रहा है कि साहित्य अपि, साहित्य, तो साहित्य का अर्थ हुआ साहित्य में, अपि मतलब होता है भी, साहित्य में भी उभयो, उभय का अर्थ होता है दोनों। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि जब लिंग पढ़ा जाता है हिंदी व्याकरण में, आप लोग देखे होंगे वीडियो मेरा, तो उसमें बताया गया होगा कि जिससे पुरुष और स्त्री दोनों का बोध हो जाए उसको क्या कहते हैं? उभय लिंग कहते हैं, कॉमन जेंडर बोलते हैं। तो उभय मतलब होता है दोनों, यानी कि स्त्री और पुरुष। तो साहित्य में भी उभयो, इन दोनों का, किन दोनों का? स्त्री और पुरुष का समान महत्वम, समान महत्व है। ना तो किसी का महत्व अधिक है और ना ही किसी का महत्व कम है। अधुना, अधुना मतलब होता है आज, अधुना मतलब आज, सर्वभाषासु, सभी भाषाओं में, साहित्य रचनायाम, साहित्य की रचना, स्त्रियों अपि, स्त्रियां भी तत्परा सन्ति, तत्पर हैं, यशश्च लभन्ते, और इसका वो लाभ हमें दे रही है। मतलब आज चाहे कोई भी भाषा हो, वो भाषा हिंदी हो, संस्कृत हो, तमिल हो, बंगाली हो, ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं। कोई भी भाषा हो, सभी भाषाओं में अगर साहित्य की रचना होती है, किसकी रचना होती है? साहित्य की रचना होती है, तो उसमें स्त्रियों का भी जो योगदान है वो हमें लाभ पहुंचाता है। ऐसा नहीं है कि स्त्रियां जो लिखती हैं उसे हम पढ़ते नहीं हैं। जैसे कि आप लोग देखिए महादेवी वर्मा, जिन्होंने आप ही के क्लास के इंग्लिश का 3rd चैप्टर गिल्लू, बहुत ही शानदार कहानी है, उसको लिखी है। सुभद्रा कुमारी चौहान, ऐसे बहुत सारे लेखिकाएं हैं जिन्होंने लिखा है, और उनके बारे में हम पढ़कर अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं। संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल देव, प्राचीन काल से ही, प्राचीन काल का अर्थ होता है पुराने समय से ही, साहित्य समृद्ध, साहित्य की समृद्धि, समृद्धि मतलब होता है विकास या आगे बढ़ना, विकास या आगे बढ़ना, योगदानम न्यूनम अधिकम प्राप्यते, मतलब संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य के समृद्धि में, यानी साहित्य के विकास में
जो योगदान है न्यून अधिकम, बहुत अधिक है, मतलब थोड़ा सा नहीं है बल्कि बहुत अधिक प्राप्त है। यानी स्त्रियों का जो योगदान है वो प्राचीन काल से ही, अगर साहित्य की बात की जाए, उनके विकास की बात की जाए, तो इनका जो योगदान है वो न्यून मतलब होता है कम, कम नहीं, अधिकम, अधिक है। अगर आप लोग सोचते हैं कि इनका योगदान कम है तो ये आपकी गलत सोच है, इनका योगदान बहुत अधिक है। पाठे अस्मिन, इस पाठ में, अति प्रसिद्धा नाम, बहुत अधिक प्रसिद्ध, प्रसिद्ध आप लोग समझते हैं जिसको कहते हैं फेमस, जिनको लोग ज्यादा जानते हैं उनको प्रसिद्ध कहा जाता है। तो पाठे अस्मिन, ध्यान से पढ़िएगा, एक ही लाइन में सब दे दिया है, पढ़ना भी किसी को नहीं आएगा जल्दी। पाठे, उसमें और थोड़े ना कहीं लिखा है, ड के जैसे देखिए उसको अ पढ़ते हैं, अस्मिन, और उसमें अ नहीं दिया लेकिन उसको ती दिया है, तो ती को पढ़ते हैं अति, क्या पढ़ते हैं, अति प्रसिद्धा नाम। तो पाठे अस्मिन अति प्रसिद्धा नाम, इस पाठ में बहुत अधिक प्रसिद्ध लेखिका नाम एव, देखिए कैसे पढ़ा था, लिखा तो है लेखिका नाम एव, लेकिन पढ़ते हैं लेखिका नाम एव, लेखिकाओं का नाम ही चर्चा वर्तते, यानी कि इस पाठ में प्रसिद्ध प्रसिद्ध लेखिकाओं के नाम की चर्चा होगी। चर्चा मतलब समझते हैं, उसकी बातें होंगी। येन साहित्य निधि पूर्ण, इसमें साहित्य से परिपूर्ण, तासाम योगदानम ज्ञायेत, उनका क्या योगदान है साहित्य में, उन सारे चीजों की जानकारी इस पाठ में हम लोग करने वाले हैं। तो ये हमारा हेडिंग हो गया कि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो महिलाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, और महिलाओं के क्या बारे में पढ़ने वाले हैं कि उनके योगदान को पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? उनके योगदान के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब चलिए पाठ को स्टार्ट करते हैं। तो पाठ के स्टार्टिंग में हमारा पहला पैराग्राफ है विपुलम। विपुलम मतलब होता है बहुत अधिक, विपुलम मतलब बहुत अधिक। संस्कृत साहित्यम विभिन्न, विभिन्न मतलब होता है अलग अलग, विभिन्न मतलब क्या होता है, अलग अलग। कवि भी शास्त्रकारस्य संवर्धितम, बहुत अधिक संस्कृत साहित्यों में विभिन्न कवि हुए हैं और विभिन्न शास्त्रकार भी हुए हैं। अगर आप संस्कृत साहित्य की बात करें तो इसमें कवि और शास्त्रकार बहुत अधिक लोग हैं, अगर इनका गिनती किया जाए तो आप गिन नहीं सकते हैं। वैदिक काल दा आरभ्य, वैदिक काल दा आरभ्य, आरभ्य मतलब होता है शुरुआत, आरभ्य मतलब क्या होता है, यहाँ पे तो लिखा है रभ्य लेकिन पढ़ेंगे क्या, आरभ्य, आरभ्य माने शुरुआत। तो वैदिक काल के प्रारंभ में, यानी वैदिक काल के शुरुआत में, वैदिक काल किसे कहते हैं, वेदों की जब शुरुआत हुई, किसकी शुरुआत हुई, वेदों की जब शुरुआत हुई तो उसको क्या कहा जाता है, वैदिक काल। और आप लोगों ने 9th क्लास के संस्कृत में पढ़ा था 4 पाठ, जो अभी 4 पाठ आप पढ़ रहे हैं, उसमें भी एक 4 पाठ है चतवारो वेदा, 4 वेद, जिसमें यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में चर्चा हुई थी कि किस वेद में कितने मंडल, कितने सूक्त, कितने ऋचा, किसमें किस प्रकार के कौन से मंत्र पाए जाते हैं, सारे चीजों का वर्णन क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वैदिक काल के आरंभ में शास्त्राणाम काव्यांच, देखिए ध्यान दीजिएगा, शास्त्राणाम काव्यांच, च जो है लास्ट में आता है लेकिन उसका अर्थ होता है और वो हिंदी में बीच में बोलते हैं, जैसे शास्त्राणाम और काव्य के बीच में और है, तो शास्त्रों और काव्यों, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, शास्त्रों, शास्त्राणाम मतलब शास्त्रों और काव्या नाम मतलब काव्यों, शास्त्राणाम और काव्यों रचने संरक्षणे च, अब फिर च आ रहा है, तो ये च किसके बीच में होगा, रचने और संरक्षणे का, रचने और संरक्षण, रचना मतलब रचना करना और संरक्षण मतलब सुरक्षा देना। यथा पुरुष दत्तचिता, जितना पुरुषों ने किया है, अभवन तथैव उतना ही स्त्रियों अपि दत्तावधान प्राप्यन्ते, उतना ही योगदान, उतना ही सुरक्षा महिलाओं ने भी किया है। यानी कहने का अर्थ है कि वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्रों और काव्यों की रचना और सुरक्षा जितना पुरुषों ने किया है उतना ही स्त्रियों का भी योगदान है, स्त्रियों ने भी उतना ही उसकी सुरक्षा और रचना की है, किसी ने ना तो कम किया और ना ही किसी ने अधिक किया है। आ रहा है समझ में बात, चाहे वो काव्य हो या कोई शास्त्र हो। काव्य समझते हैं आप लोग, जो कविता होता है उसको क्या कहते हैं,
काव्य होता है जिसको आप हिंदी में पढ़ते हैं काव्य खंड। क्या लिखा रहता है? काव्य खंड या पद खंड। काव्य खंड या पद खंड दोनों एक ही चीज होता है, उसको कविता बोलते हैं। चाहे कविताओं का क्षेत्र हो या कहानी का क्षेत्र हो, दोनों क्षेत्र में जितना योगदान पुरुषों का है उतना ही योगदान महिलाओं का भी है। वैदिक युग मंत्रानाम, वैदिक युग के मंत्रों में दर्शका न केवल ऋषि, केवल ऋषि ही दर्शन नहीं देते थे। मतलब वैदिक काल के समय में भी जो मंत्र पढ़े जाते थे उन मंत्रों का निर्माण केवल ऐसा नहीं था कि ऋषि लोग ही करते थे। ऋषि समझते हैं ना आप लोग, पहले के जमाने में जो रामायण महाभारत आप लोग देखे होंगे तो उसमें आप देखेंगे जगह जगह ऋषि मुनि होते हैं। तो ऋषि जो होते हैं पूजा पाठ कराते हैं, हवन कराते हैं। तो बताया जाता है कि ऐसा नहीं था कि केवल ऋषियों को ही मंत्र मालूम थे, ऋषि ही मंत्र पढ़ते थे। उनकी जो पत्नियां थी, तो ऋषि पत्नियों को ऋषिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋषिका। प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति, ऋषिकाएं भी मंत्र उच्चारण करती थी, मंत्र पढ़ती थी। हाँ, रामायण में अब आप कहेंगे कहीं दिखाया ही नहीं गया है कि महिलाएं भी यज्ञ करवाती हैं। अब रही बात कि हर चीज रामायण में दिखाया जाए ये जरूरी नहीं है, उसमें भगवान राम का वर्णन है तो उन्हीं पे फोकस किया गया है। लेकिन आप जो नया वाला रामायण बना उसको देखेंगे तो उसमें दिखाया गया है कि महिलाएं भी जो है, जैसे आगे आएगा इसी में, एक ऋषि थे बहुत ही महान, उनका नाम था याज्ञवल्क्य। क्या नाम था? याज्ञवल्क्य। वो जनकपुर के रहने वाले थे जहाँ की सीता जी थी, ठीक है ना, मिथिला की। तो उनकी 2 पत्नियां हैं और उन्होंने भी मतलब उसमें दिखाया गया है कि काफी मतलब पूजा पाठ ये सब चीज करवाती थी। तो ऐसा नहीं है कि केवल ऋषि लोग ही, प्राचीन काल में ऋषि लोग ही मंत्र पढ़ते थे, ऋषि पत्नियां भी मंत्र पढ़ते थे। ऋग्वेद में चतुर्विंशति अथर्ववेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद में चतुर्विंश, चतुर्विंश का अर्थ होता है 40। चतुर्विंश मतलब क्या होता है? 40 पंच ऋषि का मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते, 5 ऋषि पत्नियों का मंत्र दिखाया गया है। मतलब ऋग्वेद में 5 ऋषि पत्नियों के 40 मंत्रों को लिखा गया है। कितने मंत्रों को लिखा गया है? ये क्वेश्चन बन गया आपसे कि ऋग्वेद और अथर्ववेद 4 वेद होते हैं ना, तो सबसे जो प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद और सबसे आधुनिक वेद क्या है? अथर्ववेद। इन दोनों में मिला करके 5 ऋषि पत्नियां हैं, उनके कितने मंत्र संकलित हैं? तो चतुर्विंश। क्या कहेंगे? चतुर्विंश का अर्थ क्या हुआ? 40 होता है। और वो 5 कौन है? तो देखिए, यथा, यथा मतलब होता है जैसे, यथा मतलब जैसे। पहला नाम है यमी। क्या नाम है? यमी। दूसरी है अपाला, तीसरी है उर्वशी, चौथी है इंद्राणी, 5वीं है वागाम्भृणी और इत्यादि। इत्यादि मतलब होता है इत्यादि। क्या होता है? मतलब ये मुख्य 5 हैं जिन्होंने 40, कितने? 40 मंत्र ऋग्वेद और अथर्ववेद में लिखा है। यहां तक कोई दिक्कत इस पैराग्राफ में? तो ये 5 पत्नियों का नाम याद रखेंगे ऋषि पत्नियों का, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागाम्भृणी। ठीक है ना, थोड़ा संस्कृत नाम है पहले के टाइम का, फिर भी याद रखना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है लिखित में कि संस्कृत साहित्य के योगदान में 40 मंत्रों को लिखने वाली 5 ऋषि पत्नियों के नाम लिखें, जो आपका लिखित में आ सकता है 2-2 नंबर का जो होता है। तो उसमें 5 गो नाम पूछ दे तो आपको ये याद होना चाहिए कि यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागाम्भृणी। ठीक है ना। अगला पैराग्राफ देखते हैं। वृहद, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बड़ा लंबा वर्ड है, इसको कैसे पढ़ते हैं एक एक उसको मतलब संधि विच्छेद करके। वृहद अरण्य, वृहद अरण्य को उपनिषदि, वृहद अरण्य को उपनिषदि। बृहद अरण्य उपनिषद में एक उपनिषद है जिसका नाम है बृहद अरण्य। क्या नाम है उसका? बृहद अरण्य एक उपनिषद है। उपनिषद मतलब ग्रंथ हो गया, जैसे रामायण महाभारत होता है ना, उसी टाइप का एक बृहद अरण्य ग्रंथ है, उपनिषद है, जिसमें याज्ञवल्क्य, देखिए आ गया नाम, याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी, उनके पत्नी का नाम क्या था?
मैत्रेयी। जो ऋषि थे याज्ञवल्क्य, जो राजा जनक के क्षेत्र में रहते थे, अपने एक कुटिया बनाकर, जहाँ पर सीता जी पढ़ी थी जाकर के, चारों बहन। और बहुत मतलब उस एरिया के जो भी बच्चे थे उन्हीं के पास पढ़ते थे। किनके पास? याज्ञवल्क्य के पास। तो याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी, जिनका नाम था मैत्रेयी। अब यहाँ पे एक और प्रश्न तैयार होता है कि याज्ञवल्क्य पत्नी नाम कह आसीत। तो याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या है? तो आप क्या कहेंगे? मैत्रेयी। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो याद रखेंगे याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेयी। दार्शनिक रुचिमती, उनकी जो रुचि थी वो दार्शनिक क्षेत्र में था, दर्शन शास्त्र में था। दर्शन शास्त्र आप लोग समझते हैं, इसको अंग्रेजी में सोशलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोशलॉजी बोलते हैं। दर्शन शास्त्र का अर्थ होता है, इसको समाज शास्त्र भी कहा जाता है, कि मतलब जिसमें नैतिक शिक्षा के बारे में पढ़ा जाता है। नैतिक शिक्षा का अर्थ हुआ कि समाज में कौन कौन सी कमियां हैं, उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है, कौन लोग हैं जिन पे अत्याचार हो रहा है, किस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। आज हमारा समाज अगर कोई पर्व मनाता है तो कैसे मनाता है, मतलब केवल समाज के बारे में। किसके बारे में? समाज। उसी को कहते हैं दर्शन शास्त्र या समाज शास्त्र। तो मैत्रेयी जो थी, उनकी जो रुचि थी वो दार्शनिक क्षेत्र में थी, दर्शन शास्त्र में थी। रुचिमती वर्णिता, मतलब इन्होंने जो भी अपना वर्णन किया है वो किस क्षेत्र में किया है? दर्शन शास्त्र में किया है। याम याज्ञवल्क्य आत्म तत्वम शिक्षति, और उन्होंने याज्ञवल्क्य के आत्म तत्व की शिक्षा देती हैं। मतलब ये बताती हैं कि उनके जो पति हैं याज्ञवल्क्य, उनके अंदर क्या क्या जानकारियां हैं, उनके अंदर कौन कौन से गुण हैं, उन सबके चीजों के बारे में लिखती हैं। और उस पुस्तक का नाम उन्होंने रखा है आत्म तत्व। तो ये भी प्रश्न बनता है कि आत्म तत्व को किसने लिखा है? किसने लिखा है? तो मैत्रेयी। क्या कहेंगे? मैत्रेयी। या आत्म तत्व में, आत्म तत्व जो लिखा गया है किताब, उसमें किसका वर्णन किया गया है? तो याज्ञवल्क्य के गुणों का। याज्ञवल्क्य के मतलब अपने पति के गुणों का उन्होंने व्याख्यान किया है कि इनके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। क्योंकि आप लोग पता है ना कि ऋषि मुनि पहले के लोग कई सारे दिव्यास्त्र, कई प्रकार के हथियार मन में ही रखते थे। देखे ना रामायण में, कोई मंत्र पढ़ देंगे तब तक बड़का सा तलवार निकल जाएगा। ऐसे हम लोगों को झगड़ा करना हो तो घर में से लाना पड़ेगा, अगर होगा तो भी होगा भी तो दूसरा कोई उठा के लिए भाग गया होगा, टाइम पे मिलेगा नहीं। लेकिन उन लोगों का हथियार एकदम हाथे में, शरीर में फिट रहता था। जहां मन हाथ निकाला तब तक फेरसा निकल गया। तो सब ताकत था उन लोगों के पास। तो उन्हीं के बारे में आत्म तत्वम नाम के एक पुस्तक उन्होंने लिख दिया, मैत्रेयी ने, याज्ञवल्क्य की पत्नी ने, अपने पति के बारे में। फिर आगे पढ़ते हैं। जनकस्य, अभी हमने राजा जनक का बात किया था। जनक समझते ना, सीता जी के पिताजी थे। तो जनकस्य सभायाम, जनक के सभा में, शास्त्रार्थ कुशला, शास्त्रों में कुशल, शास्त्रों में कुशल, गार्गी वाचनवी, गार्गी वाचनवी तिष्ठति सम, गार्गी नाम की एक वाचनवी रहती थी। राजा जनक के सभा में शास्त्रों में कुशल गार्गी नाम की एक वाचनवी रहती थी। अब आप लोग समझिएगा, गार्गी, गार्गी थी एक लड़की थी, मतलब उसने आजीवन कभी विवाह नहीं किया उस समय में। उस समय में उसने विवाह, अभी के टाइम में तो खैर मतलब चल जाता है, लेकिन सोचिए उस समय बहुत सारी पुरानी पुरानी रीति रिवाज थे, बड़ा कठिनाई हुआ होगा उनका। मतलब उस समय के टाइम में गार्गी जो थी वो पुरुषों से बहुत दुखी रहती थी। उसका माइंड में एक चीज मतलब हो गया था कि पुरुष जो है वो महिलाओं पे अत्याचार करता, और कुछ बातों तक देखा जाए तो सही बात भी ये गलत नहीं है कि हर मामले में स्त्रियों को दबाया जाता है, चाहे उनके अंदर गुण है या नहीं है, उनको दबा दिया जाता है। क्या? तो ये स्त्री है। स्त्रियों को पढ़ने का पहले अधिकार नहीं दिया जाता कि तुमको पढ़ाई नहीं करना है, जिसका उस समय इसने आंदोलन किया था। और खुद पढ़ लिख कर इतना तेज हो गई कि जितने भी वीआईपी जो मतलब एरिया के पढ़नियार होते थे, उनको मुकाबला करने के लिए चैलेंज कर देती थी कि आइए हमसे चैलेंज कीजिए, हरा देती थी। कोई उससे नहीं जीतता था, कोई उससे नहीं जीतता था शास्त्रों में। क्योंकि पहले की जो लड़ाई थी किसमें होती थी? संस्कृति में पहले चलता था, मैथ ये सब थोड़े ना पहले था। तो वाचनवी, वाचनवी मतलब होता है वक्ता, वक्ता मतलब होता है बोलने वाला। क्या होता है? उसके सभा में एक बोलने वाली लड़की थी शास्त्रों में।
और हुआ क्या कि जब एक बार इसका मुलाकात हुआ, गार्गी का मुलाकात हुआ था ऋषि याज्ञवल्क्य से। किनसे हुआ था? याज्ञवल्क्य से। तो उनको भी ये टक्कर दे दी कि आइए आप मुझसे, मतलब उस जमाने के सबसे मतलब तेज तरार जो व्यक्ति थे वो कौन थे? याज्ञवल्क्य थे। तो उनसे ये मतलब शुरू कर दी प्रश्न उत्तर, लेकिन पहली बार वो उनसे हार गई। उससे पहले वो किसी से हारी नहीं थी, क्योंकि याज्ञवल्क्य थे बहुत तेज आदमी थे। तो याज्ञवल्क्य लास्ट में बोले कि तुम ऐसा मत सोचो कि तुम हार गई हो, क्योंकि तुम्हारे जैसा मुकाबला करने वाला मुझे भी आज तक नहीं मिला है। क्योंकि इतना सवाल इतना देर तक मेरे साथ कोई टिकता नहीं है, इतना देर तक तुम टिकी हो, तो ये कम मत समझो तुम जीत चुकी हो, मैं हार चुका हूं। इतना जानकार होकर भी, तुमसे ज्यादा उम्र होने के बाद भी मैं इतना देर तक तुमसे सवाल और प्रश्न करता रहा, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और उसी समय से महिलाओं को यह अधिकार मिल गया कि वो भी गुरुकुल में रहकर शिक्षा दे सकती हैं। उससे पहले तो पढ़ने का अधिकार नहीं था, पढ़ाने का तो दूर का बात था। तो पहली महिला टीचर बनी थी राजा जनक के सभा में, ऐसे क्षेत्र में। उसका नाम क्या था? गार्गी। क्या नाम था? गार्गी था। और वो पढ़ाना शुरू की, और सबसे पहली जो उसकी स्टूडेंट थी वो सीता जी थी। कौन थी? मतलब यही चारों बहन सबसे पहले पढ़ने आई थी उनके पास। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन हो, वैसे तो इसमें नहीं पूछेगा, फिर भी कोई पूछ दे कि सीता जी की गुरु कौन थी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि राम जी को ऋषि जो महर्षि वशिष्ठ थे वो पढ़ाए थे, हैं? सीता जी को किसने पढ़ाया था? कोई ध्यान देता है इस पे? अरे वो भी तो पढ़ी लिखी थी। तो उसको पढ़ाई थी गार्गी। कौन पढ़ाई थी? और याज्ञवल्क्य ने। लेकिन ज्यादा श्रेय गार्गी को जाता है, उनकी गुरु थी वो। महाभारते अपि, महाभारत में भी जीवन पर्यंतम वेदांत अनुशीलन प्रायः सुलभायाः वर्णनम लभ्यते। महाभारत में भी जीवन पर्यंत, जीवन भर वेदों के अनुसार सुलभ वर्णन स्त्रियों के द्वारा हमें मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि महाभारत में केवल पुरुषों ने ही कुछ रचनाएं की हैं, महाभारत में भी स्त्रियों का जो रचना है वो काफी हमें लाभ पहुंचाता है और काफी अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है। अगला पैराग्राफ है लौकिक संस्कृत साहित्य। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः चत्वारिंश कवितृणाम, चत्वारिंश, तो यहाँ पे देखिए चत्वार मतलब होता है चार, चत्वार मतलब क्या होता है? लेकिन यहाँ पे है चत्वारिंश, तो चत्वारिंश मतलब यहाँ पे कहा जाएगा 14। क्या कहा जाएगा? 14 कवितृणाम, 14 कवित्रियों का सार्धशतम एक साथ पद्यानि पदों का स्फुट रूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते। मतलब स्फुट रूपेण का अर्थ होता है साफ साफ शब्दों में वर्णन किया गया है। मतलब कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 14 कवित्रियों ने एक साथ मिलकर पदों का साफ साफ अर्थों में निर्माण किया है। पद मतलब क्या होता है? कविता। यही बोले ना कि काव्य कहिए चाहे पद कहिए। तो 14 कवित्रियों ने एक साथ बहुत सारी कविताओं को लिखा है। तासु विजयांका प्रथम, जिसमें सबसे पहला नाम किसका आता है? विजयांका का। तो याद रखेंगे कि कवित्रियों में सबसे पहला स्थान किनको दिया जाता है? विजयांका का। प्रथम कल्पा वर्तते, जिसमें सबसे पहला स्थान विजयांका का आता है। सा वह, देखिए जैसा आप लोग जानते हैं ना कि सह मतलब होता है वह, तो पुरुषों के लिए होता है, लेकिन जब सा कहा जाता है तो किसके लिए? स्त्रियों के लिए वह कहा जाता है। तो सा चह श्याम वर्ण आसीदिति पद्य आनेन स्फुटी भवती। वह श्याम वर्ण, वर्ण मतलब होता है रंग, और श्याम मतलब होता है सांवला। वह सांवले रंग की थी। किस रंग की थी? सांवले रंग की थी। लेकिन उसके जो पद थे, उसकी जो कविताएं थी, वो स्फुटी भवती, मतलब ऐसी थी कि चारों तरफ प्रकाश फैला दे, मन में आपको अंधकार दूर करके प्रकाश फैला दे। मतलब यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि विजयांका भले ही कलर से सांवली थी, लेकिन उसके अंदर जो जानकारी था, जो गुण था, वो गोरे लोगों को फीका कर देगा। क्योंकि हमारा समाज गोरे और काले में भी भेदभाव करता है। हाँ, थोड़ा कम करता है, लेकिन करता है। अमेरिका में जाइएगा तो वहाँ पे जातिवाद का भेदभाव नहीं है। जैसे इंडिया में क्या है, सबसे ज्यादा जातिवाद है, हर जाति के लोग अपने अपने तरफ से चिल्ला रहे हैं। उसी तरह अमेरिका में जब जाइएगा आप लोग, तो वहाँ पे जाति का कोई बातें नहीं होता है। वहाँ पे लड़ाई है गोरा और काला का, एकदम उस तरह का लड़ाई होता है। जो गोरा होगा वो एक साइड,
काला हो गया एक साइड, क्योंकि दोनों टाइप के लोग मिलते हैं वहां पे, समझ रहे हैं ना।